अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन का पहला लेक्चर C54 में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के कुछ सेशन रखेंगे जिसमें आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी कि जो अब BFD एग्ज़ाम हमारा विंटर 2024 से कंप्यूटर बेस्ड होने जा रहा है, उसके लिए हम किस तरह अपने आप को इक्विप कर सकते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कॉन्सेप्ट की लर्निंग आपकी वैसे ही टीचर जैसे लेक्चर्स दे रहे हैं वहीं पे रहनी है। इलस्ट्रेशंस जैसे बोर्ड पे या आप रजिस्टर पे करेंगे वहीं से काम चलेगा। हाँ, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पे बात आएगी और कॉन्सेप्ट आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फिर कंप्यूटर पे करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और इसमें मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पहले आप इनिशियल कुछ क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन वो कीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे जो टीचर आपसे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पेन टू पेपर रजिस्टर अपने पुराने फेमिलियर ग्राउंड पे हल कर चुके हो, उसको जब कंप्यूटर पे आप करोगे तो रिलेटिवली आपको आसानी रहेगी और आपका फोकस कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, प्रेजेंटेशन के ऊपर कंप्यूटर पे ज़्यादा रहेगा। वन स्टेप एट अ टाइम चलेगा, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन बोर्ड पे रजिस्टर पे होगी और कंप्यूटर पे उसकी एप्लीकेशन आपने बाद में देख ली, नेक्स्ट स्टेप में देख ली। जब 4-6 सवाल आप ऐसे कर चुके होंगे तो फिर आप अनसीन क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कंप्यूटर पे करने की पोजीशन में आ जाओगे और मैक्सिमम क्वेश्चन फिर आपको ऐसे ही करने हैं अनसीन क्वेश्चन, ठीक है। ताकि मैंने आपको इसमें मैं तवज्जो आपकी एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने एमएससी इसको काफ़ी देर से कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। हमने कई स्टूडेंट्स ऐसे हमें मिलते हैं टीचर्स को जो ये एडमिट करते हैं कि उनकी फेलियर की वजह लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर थी, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स सब्जेक्ट के दोनों का टाइम चलाने की अगर आपने जब प्रैक्टिस नहीं की होती तो एग्जाम में जाके आपको चैलेंज आता है। अच्छा, टेकिंग लीड फ्रॉम द माई गाइडलाइन, मैं आपके साथ भी उसी तरह चलने लगा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाए, इनिशियली फ्यू क्वेश्चन मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा जो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, क्योंकि मकसद यहाँ पे आपको कंप्यूटर स्किल्स से अवेयरनेस दिलवाना है। तो उस पर मैंने एक अलहदा वीडियोस आपको इंट्रोडक्शन के लिए दे दी गई हैं कि आपने कैसे आई कैप के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने हैं अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए सॉफ्टवेयर से, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आपने एक्सेस करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये वीडियो अलहदा आप लोगों से शेयर कर ली गई है, ठीक है। कुछ दिन पहले शेयर हुई थी, आप राइस के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, राइस के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट पॉपुलेशन अवेलेबल है वहाँ पे वीडियोज़। अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चन जो हमारी डिस्कशन में आ रहा है इस वक्त वो है जी कोहार्ट लिमिटेड का क्वेश्चन। मैं क्लासरूम में जनरली जब इंडस्ट्रियल अप्रेजल का टॉपिक पढ़ाता हूँ तो ये एक बेसिक लेवल क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो हमने ये डिस्कशन कर ली इस टॉपिक पे, ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया बोर्ड पे। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे करें तो कैसे करेंगे। अच्छा, क्विकली अगर मैं इस पर रिकॉल करवा दूं तो ये जनाब क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इट्स अ सिंपल एनपीवी क्वेश्चन। मैं आल्दो हमने प्रीवियस लेक्चर में है ये क्वेश्चन फिजिकली बोर्ड पे हल किया हुआ है, लेकिन मैं क्विकली वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन है जी विंटर 19 का क्वेश्चन 2। Kohat Limited is considering to set up a plant for production of a single product IGM3. The initial capital investment required to set up the plant is 15 billion. The expected life of the plant is only 5 years with the residual value of 20% of initial capital investment. The plant will have an annual production capacity of 1 million tons. Local group has offered to purchase all the production for 8,000 per ton in year 1 and thereafter at a price to be increased 5% annually. Other relevant information is as under. In year 1, operating costs other than wages and depreciation per annum would be 2,000 per ton. They are expected to increase in line with the producer price index. So ऑपरेटिंग कॉस्ट 2000 पर टन है पहले साल की, उसके बाद पीपीआई से के मुताबिक बढ़ेगी, और एनुअल वेजेस जो है 1 बिलियन है, ये फिक्स कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल है, वो पर टन है, ये फिक्स कॉस्ट है 1 बिलियन, और ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक है। KL cost of capital for this project in real term is 6%, general inflation is 11%, the tax rate applicable to the company is 30%, and tax is payable in the same year.
The company can claim the normal tax depreciation at 20% per annum under the reducing balance method, and price indices of the last 6 years are given below. PPI CPI का last 6 years का behavior में दे दिया गया है। हमसे कहा कि बताइए प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। तो भाई प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला बात टूल सेलेक्ट करेंगे। हम प्रोजेक्ट एनपीवी आईआरआर किसी से भी कर सकते हैं, बट वी इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई वी गो फॉर द बेस्ट टूल। हम एनपीवी से करने जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ जाए, रियल और मनी अप्रोच में से हमें चूज करना पड़ता है, एंड वी आर गोइंग फॉर द नॉमिनल अप्रोच बिकॉज कंपनी इज पेइंग टैक्सेस एंड देयर आर मोर देन वन इन्फ्लेशन रेट इन्वॉल्व। इन फैक्ट देयर आर 3 इन्फ्लेशन रेट्स गिवन इन द क्वेश्चन, एक पीपीआई, एक सीपीआई और एक जनरल इन्फ्लेशन। सो हमें जनाब नॉमिनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, और हमने जिस तरह बोर्ड पे सवाल को हल किया था हम उसी अंदाज में इस सवाल को अब सॉफ्टवेयर पे हल करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आईकैप का चूंकि सॉफ्टवेयर ओपन करने लगा हूँ, नॉर्मली जब मैं क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर पे डिस्कस करता हूँ इस तरह बोर्ड पे, तो मैं कभी क्वेश्चन और कभी सोल्यूशन आपसे शेयर करता रहता हूँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया। दोबारा जब मैं एक सोल्यूशन आईकैप सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा तो फिर मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आईकैप सॉफ्टवेयर परमिट नहीं करता हमें विंडो स्विच करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको ये आपके पास होना चाहिए। किताब में हमारे पास जो एडिशन, मेरे पास का 3rd एडिशन ही लेटेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, तो उसी का पेज 75 पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो पेज 75 मेरे पास अवेलेबल है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन मैं अभी इसको रेफर यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, वैसे तो आईकैप सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन विंडो में आ रहा होता है, बट ये क्वेश्चन उस सॉफ्टवेयर में मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं विंडो वही यूज़ करने लगा हूँ जो आईकैप की है, लेकिन क्वेश्चन मैं अपना वहाँ पे सॉल्व करूँगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आईकैप के सॉफ्टवेयर की तरफ, कि हम जो आईकैप का एग्जामिनेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करते हैं। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रैक्टिस टेस्ट का जो आईकैप ने सॉफ्टवेयर दिया है वो हम डाउनलोड कर चुके हैं, और ये असेसमेंट मास्टर, यहाँ से हम इसको क्लिक करके एक्सेस कर रहे हैं। इसका लॉगिन पासवर्ड भी हमें आईकैप ने लिंक, इसका अगेन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किए थे, वहाँ से मैं इसको हासिल कर चुका हूँ। तो अब हम ये कोहार्ट लिमिटेड का क्वेश्चन इस सॉफ्टवेयर पे इसको अटैम्प्ट करेंगे। हमें जो BFD के लिए स्टूडेंट आईडी दी गई है, दैट इज़ BFD DEMO 1, ये मुझे स्टूडेंट आईडी दी गई है, और मुझे जो पासवर्ड आईकैप ने BFD के लिए दिया है, बल्कि सारे ही एग्ज़ाम के लिए सेम पासवर्ड है, स्टूडेंट आईडी बदलती है, पासवर्ड सबके लिए सेम है, और वो है CFAP $123। उप्स, CFAP $123। लीजिए जी, हम लॉगिन करते हैं और सॉफ्टवेयर अब लोड हो रहा है जी। सॉफ्टवेयर लोड हो गया, ये मेरे सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं इनको बाईपास करता हूँ। ये मैं इंस्ट्रक्शन आपसे ऑलरेडी आपके लिए मैं ऑलरेडी डिस्कशन में, ओरिएंटेशन में बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर की ओरिएंटेशन में। फ़िलहाल मैं जाता हूँ नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन और आंसर का एरिया, उस पर पेज नेक्स्ट किया मैंने, क्वेश्चन आंसर वाला एरिया मेरा लोड हो रहा है। अच्छा जी, इसमें ये मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमें ये क्वेश्चन ये इस तरह मिलेगा जी, ये क्वेश्चन मिलेगा, से कोहार्ट लिमिटेड का क्वेश्चन है, तो वो इस एरिया में हमारे पास नज़र आ रहा होगा। लेकिन चूंकि मैं क्वेश्चन कोहार्ट लिमिटेड करने वाला हूँ जो कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं इस विंडो को एग्जाम में, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे और रेफ़र भी करना होगा, इधर से रेफ़र करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, करंटली जी लास्ट अटैम्प्ट तक तो आईकैप प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर भी आपको दे रहा है, बट व्हाट आई हैव हर्ड आईकैप प्लान टू रिमूव दैट प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर, हार्ड फॉर्म में पेपर आपको शायद आने वाले एग्जाम से ना मिले, आपको सब कुछ इधर स्क्रीन से ही रेफ़र करना पड़ेगा। तो फिलहाल स्क्रीन से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट्स अज्यूम कोहार्ट लिमिट का क्वेश्चन हमने स्क्रीन से पढ़ लिया और हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, और हम अभी पुरानी स्कीम में रहते हैं जी। हम समझे हम अभी समर 24 में बैठे हुए हैं और हमने स्क्रीन से क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमने इसको मिनिमाइज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन हार्ड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, मैं वहाँ से रेफ़र करके चलूँगा। अच्छा जी, अब ये पार्ट A भी तो नहीं है, तो ये मेरे पास उसका जो RTF फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट होता है वो है, और ये मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट है। हम जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, टेबुलर वर्किंग है, आइडली वी विल प्रेफर टू प्रेजेंट देम इन एक्सेल, और फिर उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट हमें वर्ड में करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सेल में हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो मार्क नहीं होगा। ये हमारी समझिए आप वर्किंग शीट है,
और इसको हमने कॉपी पेस्ट करके अपने इस आरटीएफ में लेके जाना है। तो ये आरटीएफ में जो हमारा डाटा होगा इसने मार्क होना है। हम सवाल नीचे हल करेंगे, वर्किंग नीचे करेंगे, जो कुछ नीचे करेंगे, ऊपर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख लें, लेकिन जो नीचे वर्किंग है एक्सेल में उसको कॉपी पेस्ट हमने ऊपर करना है, तो ही हमारा सवाल एड्रेस होगा। अच्छा, मेरा सवाल ऐसा है कि इसमें मुझे डिस्क्रिप्शन की जरूरत चाहिए कुछ नहीं, तो मैं सीधा कहानी ही नीचे से शुरू करता हूँ और मैं इवन फिलहाल आरटीएफ को भी ज़रा थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ मैं, ताकि मेरे पास ये स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। तो बिल्कुल हम जैसे सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का करते होते हैं उसी अंदाज में शुरू करते हैं। इनिशियल, अब मेरी स्पीड इतनी नहीं है, आप लोगों की स्पीड मुझसे बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज यू यूज़ अ लॉट ऑफ एक्सेल। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 क्वेश्चन, जिसके बाद आप ऐसे ऐसे इस पर फ्लाई करेंगे इसके ऊपर। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिड्यूल वैल्यू, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड टैक्सेशन। सेम वही फॉर्मेट जैसे हम सवाल करते हैं वैसे लेकर चल रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ज़ीरो में, और उसके बाद हमारे ईयर्स 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जी हमारे पास डाटा आ गया। और वैल्यू क्वेश्चन में जो कि रुपीज़ इन मिलियन में है, तो मैं भी इसको रुपीज़ इन मिलियन में ही लेके चलता हूँ। बिल्कुल जैसे हमने सवाल करना सीखा ना बोर्ड पे, वैसे ही हम हल कर रहे हैं, बस टूल हमारा बदल गया। ठीक है जी। टैक्सेशन, इसके बाद हम यहाँ पे नेट कैश फ्लो लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आसानी क्या है, मैं बोर्ड पे कराता था, एक एक लाइन छोड़ता था, इधर मसला क्यों नहीं है, एक्सेल है, इंसर्ट कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, कट पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो जरूरत होगी सारे एक्सेल के फंक्शन, सारे तो नहीं, मतलब काफ़ी फंक्शन हमें जो नॉर्मली चाहिए वो चलेंगे। यहाँ पे हम नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आते हैं, फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका, वो हम देख लेंगे क्या है। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड देन द डिसीजन। ये जी हमारी कहानी है जिसमें हमने चलना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वन बाय वन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते चलते हैं जी। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का है, तो हमें बताया गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है जी कितनी है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 15 बिलियन। तो हम रुपीज़ इन मिलियन में है, तो 15 बिलियन का मतलब 15,000, और ये इन्वेस्टमेंट है नेगेटिव। अच्छा, फिलहाल ये माइनस में फिगर आई, मैं इसको कोमा और ब्रैकेट लगा लूँगा, फॉर्मेटिंग में कर लूँगा, मैं चाहूँ तो अभी कर लूँ, चाहूँ तो बाद में कर लूँ। चले मैं अभी कर लेता हूँ, मैं इसको जैसे हमारे एक्सेल में फॉर्मेटिंग होती है वैसे ही है। मैंने ये सारा एरिया, क्योंकि मुझे वर्किंग भी करनी है, मैंने सारा एरिया सेलेक्ट किया और मैं नंबर्स में गया, मैंने यहाँ पे कोमा, और चूँकि थाउजेंड्स में है रुपीज़ तो मुझे डेसिमल की ज़रूरत नहीं, मैं डेसिमल 0 कर देता हूँ। मैंने 2 डेसिमल दोनों यहाँ से रिमूव कर दिया आई बिलीव। चलिए जी, 15,000 हमारी इन्वेस्टमेंट, यहाँ से कहानी हमारी शुरू होगी। रेजिडुअल वैल्यू हमें बताया गया है जी 20%। अच्छा, अब मैं यहीं पे ही मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं इसको यहीं पे ही, अब हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसका तरीका ये F2 यहाँ पे काम नहीं करता। एक्सेल में तो F2 काम करता है, यहाँ पे F2 नहीं काम करता है। मैं कर्सर लाऊंगा इधर, ये जो मेरी वैल्यू है मैं इधर यहाँ पे ला के चेंज एडिट कर लूँ, या मैं इसको डबल क्लिक कर लूँ, एक ही बात है। मैं इधर लिख सकता हूँ भाई मैंने 15,000 का 20%, ये मुझे बताया गया रेजिडुअल वैल्यू की कैलकुलेशन। तो मैं स्मार्टली वर्किंग यहीं पे प्रेजेंट करके मैं इसके आगे यहाँ पे 3,000 मेरी वैल्यू बनती है, मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ की आ गई रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा जी, अब हमने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे जाना है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए मैं बनाता हूँ जी वर्किंग 1 मैंने रेफ़र किया, और वर्किंग 1 मैं इसके नीचे यहीं पे ही प्रेजेंट कर लेता हूँ। वर्किंग 1 रो इंसर्ट करनी है या डिलीट करना है, प्लस माइनस करना है, बाद में करते रहेंगे। फिलहाल हम एक्सेल का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम इसमें काम करते जा रहे हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग कैश पर जब जाते हैं तो मेरी जो आइटम्स यहाँ पे मुझे गिवन है, जो मैं देखता हूँ, तो एक रेवेन्यू आना है, एक मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आनी है, एक मेरी वेजेस की कॉस्ट आनी है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट और वेजेस, मुझे 3 ही वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड। और फिर मैं यहाँ पे नेट
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ले लूँगा और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से फिर जैसे हम नॉर्मल वर्किंग करते हैं हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन, और यहां से मुझे मिलता है थोड़ी सी मुझसे कोई ऊंच नीच हो गया, इसको मैं ठीक करता हूं जी। लेस टैक्स डेप्रिसिएशन किया, यहाँ से मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट मिल गया और टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे मैं फिर टैक्स कैलकुलेट कर लूँगा जिसका रेट मुझे 30% दिया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरी दो फिगर्स हैं, एक ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एक मैंने ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर लेके जानी ऊपर और एक ये टैक्स की फिगर लेके जानी है। मैं इसको बोल्ड भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये दो मेरी फिगर्स हैं जो मैंने ऊपर लेके जानी है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू मेरा जी मुझे बताया गया है कि हम प्रोडक्शन करेंगे सालाना 1 मिलियन टन की, सालाना 1 मिलियन टन की प्रोडक्शन है और मेरी प्राइस है पहले साल की 8,000 रुपये। मैं यहीं पे वर्किंग करता हूँ जनाब, मैं यहीं पे वर्किंग करता हूँ भाई। 8,000 मेरी प्राइस है, क्वेश्चन में मुझे बताई गई है और मुझे सालाना 1 मिलियन यूनिट्स बेचने हैं। तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से जब मिलियंस में फिगर अपनी लेना चाह रहा हूँ तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा, मैं ईयर 1 में यही मैं ईयर्स जो है कॉपी कर लेता हूँ जी, यही ईयर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मेरा पहला रेवेन्यू आ जाएगा 8,000 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मुझे रेवेन्यू में बताया गया कि इन्फ्लेशन मेरी है 5%, सालाना इन्फ्लेशन 5% इन्फ्लेशन की। तो मैं इसके लिए इधर ही यहाँ पे ही इन्फ्लेशन का रेट इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ जी। मेरी यहाँ पे इन्फ्लेशन है 5%, ये जी 5% इन्फ्लेशन। इसका मुझे फॉर्मेट बदलना पड़ेगा क्योंकि अभी कोमा फॉर्मेट लगा हुआ है, आप एक्सेल में फेमिलियर हैं। मैंने ये जी परसेंटेज का फॉर्मेट लगा दिया यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसमें एनुअल ग्रोथ डालनी है, तो ग्रोथ डालने का काम आपको मुझसे बेहतर आता है। इक्वल करें, इसको पिक करें, स्टेरिक मल्टीप्लाई इनटू 1 प्लस 5% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डालने का तरीका आता है ना, यही है ना, रियल वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ पे n इसलिए नहीं कि एक साल आगे जा रहे हैं, इसको मैंने किया जी ऐसे। लेकिन अब आपको एक और इसका फंक्शन आना चाहिए। अब मैं इसको आगे कॉपी करना चाहता हूँ, मैं कॉपी करूँगा टू, ये इस वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के आगे अगर कॉपी करता हूँ तो इसमें एक एरर आ जाती है। वो एरर क्या है कि मेरा ये जो सेल है एक सेल आगे गया, C16 से D16 E16 ये भी आगे जाता जा रहा है। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए ये D16 आ रहा है फार्मूला में, यहाँ पे फार्मूला में D16 आ रहा है। अगले फार्मूला में जाएंगे तो E16 आ रहा है। इसका हल क्या होता है कि मैंने जो पहला फार्मूला जिसको मैंने आगे कॉपी करना है, मैं C को लॉक करना चाहता हूँ, तो इससे पहले मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ। तो ये जनाब मेरा लॉक हो गया। अब मैं इसको कॉपी करके आगे जाऊँगा तो अब ये हर, अच्छा ये एंटर से नहीं, कंट्रोल C कंट्रोल V से काम करता है। मुझे आदत हमें पड़ी होती है, हम कंट्रोल C के आगे कंट्रोल V की जगह एंटर दबा देते हैं, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल C कंट्रोल V से काम करेगा, एंटर से काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब मेरा जो C16 है वो लॉक हो गया है, हर जगह C16 ही ऐड हो रहा है। ठीक है जी। 5% इन्फ्लेशन हमारी ये ऐड होगी, रेवेन्यू आ गया जी हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट की कहानी है, पहले साल उसने कहा जी 2,000 पर यूनिट है, तो ₹2,000 इंटू 1 मिलियन यूनिट्स। तो इसका मतलब पहले साल की कॉस्ट मेरी आएगी, नेगेटिव है 2,000 मिलियन। पहले साल की कॉस्ट तो आ गई आसानी से, कोई मुझे काम नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी में वो कहते हैं भाई कि ये जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसने बढ़ने हैं इन लाइन विद पीपीआई, इन लाइन विद परचेज प्राइस इंडेक्स। तो परचेज प्राइस इंडेक्स का डाटा मुझे अवेलेबल है 2010 से लेकर 2015 तक, और मुझे यहाँ से इसका एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है। तो एवरेज ग्रोथ रेट का फार्मूला आपको याद होगा
जो हमने डीवीएम में भी डीवीएम तो खैर हमें भी किया नहीं। एवरेज ग्रोथ रेट का फार्मूला बड़ा सिंपल हमारा होता है, हमें कंपाउंडिंग का फार्मूला सिंपली बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, मैं अगर इसके लिए वर्किंग हम ऑलरेडी वर्किंग 1 पे काम कर रहे हैं, तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की इन्फ्लेशन के लिए वर्किंग 2 बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एवरेज पीपीआई ग्रोथ निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मैं वर्किंग 2 बनाता हूँ। ये फार्मूला एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको सिर्फ मैथमेटिकली आपको सामने हल करता हूँ। अच्छा, इसमें फार्मूला को एक्सेल में सॉल्व ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं इसको देखिए, मैं अगर फीड करूँ तो लेटेस्ट वैल्यू पीपीआई की लेटेस्ट वैल्यू 175 डिवाइडेड विद अर्लीस्ट वैल्यू 107 रेज टू पावर 1/n। रेज टू पावर के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, 1/n का मतलब 1 2 3 4 5 स्टेप में गया तो 1/5 ब्रैकेट क्लोज, देन -1। ये मैं एंटर करूँगा तो डायरेक्ट मेरे पास ऐसे करके परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाती हैं। अच्छा, अब एग्ज़ाम में देखें इशू क्या आना है मेरे पास। एग्ज़ाम में इशू ये आना है कि एग्ज़ाम में मैं एग्जामिनर को ये वैल्यू की कैलकुलेशन भी दिखाना चाहता हूँ, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कैसे की है। तो भाई कैलकुलेशन दिखाने के लिए मुझे इसका पूरा फैक्टर जो है ना वो एग्जामिनर से शेयर करना चाहिए। वो मैं कैसे शेयर करूँगा, देखिएगा ज़रा तवज्जो से। मैंने ये फैक्टर यहाँ पे किया, लेकिन इस फैक्टर को नहीं, ये फैक्टर सॉरी यहाँ पे मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं दोबारा करता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व नहीं करता, क्योंकि जब आपको पता है ना आप इक्वल के साइन से चलते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। तो मैं इसको इक्वल नहीं, इक्वल से पहले मैंने इसको करेक्टर बना दिया। ये आपने ये देखा, एक छोटा सा जो हम लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी का साइन, उसके साथ मैंने इसको करेक्टर बना दिया। मैं दोबारा वैल्यूज़ फीड कर रहा हूँ, 175/107 रेज टू पावर 1/5 -1। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये फैक्टर एज इट इज़ एग्जामिनर के सामने रहा। अब मैं इसी फैक्टर को दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अब कर देता हूँ एडिट। एडिट में जाके मैं इसका ये जो मैंने साइन लगाया था ना अपॉस्ट्रोफी का, इसको मैं रिमूव करूँगा। जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो अब ये फार्मूला सॉल्वेबल हो गया, ये फार्मूला सॉल्व हो गया। लीजिए जनाब, ये मेरा वर्किंग आ गई एग्जामिनर को दिखाने के लिए, ये एग्जामिनर को दिखाने की वर्किंग आ गई और ये उसका आंसर आ गया। ठीक है जी, और मैं फिर एक्सेल पे काम कर रहा हूँ ना भाई, तो एक्सेल का फ़ायदा उठाओ ना, इसको यहाँ से लिंक कर दो इसके साथ, परसेंटेज का फॉर्मेट लगा दो। और अब मैंने सालाना ग्रोथ डालनी है, तो जो काम मैंने यहाँ पे किया था मुझे लगता है मैं वही काम नीचे कर दूँ अगर, तो मेरा काम बड़ी आसानी से हल हो गया। लीजिए जी, एक्सेल के फ़ायदे देखिए क्या है। एक्सेल में आपकी स्पीड काम की ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है जी, आपने देखा मैंने ये कैलकुलेशन एक्सेल में परफॉर्म की, फैक्टर भी एग्जामिनर को बता दिया कैसे वर्क किया मैंने, उसका सोल्यूशन भी दे दिया। मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दूंगा, अगर मैंने सिर्फ सोल्यूशन दिया तो एग्जामिनर को फैक्टर की कैलकुलेशन समझ नहीं है, मुझे वर्किंग भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आंसर एक्सेल पे मार्क नहीं होना। अगर एक्सेल पे मार्क हो रहा होता तो ये फैक्टर एग्जामिनर को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फैक्टर एग्जामिनर को यहाँ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे क्यों दिखाना पड़ा, क्योंकि मेरा आंसर एक्सेल में मार्क नहीं होना, मेरा आंसर वर्ड में मार्क होना है। और वर्ड पे जब जाएगा तो वर्ड पे फार्मूला नहीं आता, सिर्फ वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारी कहानी हो गई इसकी। वेजेस की भी देख लें जी। वेजेस तो उसने कहा जी फिक्स है, कितनी फिक्स हैं, 1 बिलियन सालाना, पहले साल की 1 बिलियन है। लेकिन इसके साथ उसने कहा जी इसमें भी इंक्रीज़ आनी है, और इसमें जो इंक्रीज़ आनी है वो उसने कहा जी सीपीआई से लिंक है, तो उसके लिए सिमिलर वर्किंग हम जैसे मैंने पीपीआई की वैसे सीपीआई की कर लेते हैं हम। ये सारा काम हम ऑलरेडी बोर्ड पे कर चुके हैं भाई, सिर्फ मैं एक्सेल पे करना दिखा रहा हूँ आपको। आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखा उसमें हमने यही सवाल बोर्ड पे किया हुआ है। अब मैं वही वर्किंग आपको, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल है ना भाई, फ़ायदा उठाओ, इसको कंट्रोल किया, यहाँ पे वी किया, वैल्यू जाके चेंज कर देंगे हम भाई, क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड फार्मूला दिस। अच्छा जी, ये 2 सेल्स को अलग-अलग लेके चलना पड़ेगा शायद, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ। अच्छा जी, और चलिए ठीक है जी, पहले हम इसको अमेंड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या क्या चेंजेस करनी है, जो सीपीआई के हिसाब से देखें तो आखिरी वैल्यू 195 है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। पहली वैल्यू 112 है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, बाकी सब सेम है।
तो लीजिए जनाब, इसको मैंने अपडेट किया, इसको मैंने आगे शिफ्ट किया और इसमें जाके मैंने करेक्टर साइन यहाँ पे हटा दिया। लीजिए जी, एंटर कर दिया 11.73 और ये मैंने यहाँ पर जाके लिंक किया 11.73 और फिर इसको मैं परसेंटेज में ले आता हूँ और फिर सेम फार्मूला ये मैंने यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V। लीजिए जी, हमारी इन्फ्लेशन तमाम वैल्यूज़ पे अप्लाई होगी। इसके बाद मुझे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो चाहिए, मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब मुझे लेना है सम। सम के लिए मेरे पास एडिटिंग फंक्शन में ये सम का फार्मूला है। लीजिए जी, मैंने यहाँ से लेके ये वैल्यूज़ का सम किया, गलत हो गया, मैंने वैल्यूज़ का सम करना है और ये सम मैंने यहाँ से, अच्छा जी, मैं अगेन प्रैक्टिस की बात, अभी मेरी तरह प्रैक्टिस कमज़ोर है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ये एरिया क्लियर किया और इसको मैंने यहाँ से 3 सेल्स दे दिए। ये आ गया जी सम, कंट्रोल C कंट्रोल V। अच्छा जी, अब हम कहाँ तक पहुँचे जी? टैक्स डेप्रिसिएशन की बारी है। टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग जैसे आपको पता है हम करते हैं जी। नेक्स्ट वर्किंग हम करेंगे वर्किंग नंबर 4, टैक्स डेप्रिसिएशन वर्किंग 4, और उसके लिए आपको पता है मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूँ जी। वर्किंग 4 हम पहला कॉलम होता है हमारा टैक्स डेप्रिसिएशन का, दूसरा कॉलम हमारा होता है ईयर का। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है, 1 2 3 4 5 ये डेप्रिसिएशन का तरीका। ये 4 क्यों उधर चला गया? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है 15,000 इंटू 20%। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं वैल्यूज़ को ईयर को मैं इधर ले जाता हूँ और वैल्यूज़ की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहेगी। मैं लिंक करना चाहूँ तो आसानी रहेगी। ये 3,000 हो गया जनाब। इसके बाद आपको पता है कि मैंने प्रीवियस डेप्रिसिएशन का हम 80% ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन मैं ऐसे करता रहता हूँ, इंटू 0.8, ठीक है जी। फिर प्रीवियस का फिर 0.8 इंटू 0.8, फिर डेप्रिसिएशन प्रीवियस का 0.8 इंटू 0.8। अच्छा, ये वर्किंग मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो दिखा भी दूँ। 2400 का 80%, 1920 का 80%, और आखिरी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन होती है। और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन होती है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड। इसमें मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, काफ़ी बड़ी वर्किंग होगी तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कोशिश करते हैं पेस्ट करने की। अच्छा, पूरा ही कट हो गया। तो एनीवेज बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन हमारी आ जाती है जी जनाब यहाँ पे कितनी, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 15,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 माइनस 2400 माइनस 1920 माइनस 1536, इट इज़ 3144। ठीक है जी, हमारी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन है। और अब इस डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने शेड्यूल में जरा के जनाब। माइनस मुझे करनी है डेप्रिसिएशन, माइनस करनी है जी ये वैल्यू 3,000। अच्छा, ये माइनस से नहीं होता। अच्छा, इसको मुझे हम एक्सेल में तो माइनस से चला लेते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं चलता। यहाँ पे मुझे इक्वल माइनस से चलाना है। इक्वल माइनस 3,000, ये लीजिए जी। इक्वल माइनस 2400 सेकेंड ईयर, इक्वल माइनस, ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं आपको एक्सेल से, जो प्रैक्टिस से ही आप क्लियर होंगे इनमें, ठीक है। इक्वल माइनस 1536
एंड द लास्ट वैल्यू इक्वल माइनस, मुझे टाइप करने के बजाय मैं लिंक कर रहा हूँ ताकि कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है वो भी कहीं अराइज ना हो। ठीक है जी, लीजिए जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट्स है, और फिर उन पे टैक्स है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स के लिए मुझे अगेन सम करने हैं, किनका, इन दो वैल्यूज़ का। तो जी इसमें बेदारी बात है, यूज टू होना पड़ता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए मुझे ये इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी जगह फिर, ओए होए मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम आपका ज़ाया होगा। जिस समय मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़ाया किया, पहले इसको हम डिलीट कर देंगे, फिर मैं इसको एरिया को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी, और इसके बाद तो फिर कंट्रोल सी है और कंट्रोल वी है। इसके बाद टैक्स चाहिए तो जनाब पिछली वैल्यू का 0.3 30% टैक्स रेट है ना, ये किया, और अगेन फिर कंट्रोल सी है और कंट्रोल वी है, उप्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक हो गया जी। अब मैंने यहाँ से पिक करनी है जो वैल्यूज़ ऊपर शेड्यूल में ले जाने के लिए। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मेरा यहाँ से लिंक होगा। अगेन एक्सेल का फ़ायदा, आप लिंक कर सकते हैं फिगर्स को। लीजिए जी, ये मैंने लिंक किया, एक वैल्यू लिंक हुई और बाकी इसी को मैंने फार्मूला को कॉपी कर दिया कि सारी वैल्यूज़ इसी सीक्वेंस में लिंक कर दो। हो गई जनाब। टैक्सेशन इक्वल माइनस, ये जनाब आ रहा है मेरा टैक्स, लिंक किया यहाँ पे, एक वैल्यू लिंक की, बाकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल एक गलत हो गया था, गलती में इसको ठीक कर दिया जी। अब जी हम लेंगे नेट कैश फ्लोज। लीजिए जी, ये नेट कैश फ्लोज हमारे आएंगे यहाँ से। इसके लिए अगेन मुझे सम का फंक्शन चाहिए, सम का फंक्शन, और उसके लिए तरीका कर आपको बताया कि पहले भाई यहाँ पे जाके, अक्सर आपको ना ऑटो पे वो उससे रेंज ज़्यादा ले ली, मेरी रेंज डिफरेंट है, तो पहले यहाँ पे जाओ, इस रेंज को यहाँ से डिलीट करो और अब आप जो रेंज आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। लीजिए जी, रेंज सेलेक्ट की और इसके बाद अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर चाहिए हमें। एग्जाम में क्वेश्चन में जो डिस्काउंट फैक्टर दिया गया है रियल टर्म में 6% है, जनरल इन्फ्लेशन 11% है, और मैं तो नॉमिनल अप्रोच पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर वर्किंग की कहानी आ गई जनाब। हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, रेट क्या है उसको हम देखते हैं, अभी परसेंटेज यहाँ पे डालते हैं, लेकिन वर्किंग हमें बनानी पड़नी है, और वो है वर्किंग नंबर 5 का। और वर्किंग 5 में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हमें फिशर फार्मूले की मदद से हमने रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट को यूज़ करके मनी रेट पे जाना है, और फिशर फार्मूला कहता है 1 प्लस रियल रेट मतलब 1.06 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट मतलब 1.11 इज इक्वल टू 1 प्लस m। इसको हम लेके सॉल्व करें तो हमारा m आ जाता है जनाब, यहाँ से इसको सॉल्व करें, इट इज़ 17.7%। ठीक है, ये हमारा m आ गया, और इस पे अब हमने डिस्काउंट फैक्टर बिल्ड करना है जनाब। डिस्काउंट फैक्टर भी अब एक्सेल का फ़ायदा हम यहाँ पे भी उठाएंगे। डिस्काउंट फैक्टर 17.7 पे मुझे चाहिए, 17.70। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर हमें ये पता है, ज़ीरो का फैक्टर तो हमेशा 1 होता है जी, इसको तो डाल दो यहाँ पे। अब 1 का फैक्टर कैसे बनता है, 1 over 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर n, 1 over 1 प्लस आर या 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर -1। ठीक है जी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 प्लस 1.177 रेज़्ड टू पावर -1, ये 1 साल का फैक्टर है जी। इसको मैं डेसिमल लगा देता हूँ, जैसे हमारे फैक्टर नॉर्मली 3 डेसिमल तक होते हैं, तो मैं इसको भी 3 डेसिमल तक कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि भाई इसी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको कर देना है, और इसको एडिट कर देता हूँ। एडिट क्या है, दूसरे साल के फैक्टर के लिए इसको 2 कर दो, तीसरे साल के फैक्टर के लिए इसको 3 कर दो। भाई यहाँ पे कंप्यूटर के नुकसान थोड़े से हमें होंगे इनिशियली अडॉप्ट करने में,
लेकिन फ़ायदे भी बड़े होंगे। ये थोड़ा सा मैं 1 2 3 ये 4 करना था जी मैंने, इसको 4 करना है मुझे और इसको मुझे 5 करना है। लीजिए जी, फैक्टर आ गए। अब क्या है पीवी, तो भाई दिस इंटू डिस्काउंट फैक्टर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू कैश फ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू बन गई। कॉपी पेस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगेन सम करना है। किसका सम करना है भाई? तमाम प्रेजेंट वैल्यूज़ का। इसके लिए पहले इस रेंज को डिलीट कीजिए और नई रेंज आप डिफाइन कर दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू आ गई और प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो भाई डिसीजन लिख दीजिए यहाँ पे एज NPV इज नेगेटिव। हमसे पूछा जा रहा है वेदर कंपनी शुड इन्वेस्ट एज NPV इज नेगेटिव, thus KL should not invest in the project। लीजिए जी, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया विद दिस स्पेलिंग मिस्टेक। 10 दो स्पेलिंग मिस्टेक है जी, एक 10 और यहाँ पे शुड नॉट इन्वेस्ट। अच्छा जी, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, बट एग्जामिनर के लिए 0 है ये भाई, क्योंकि ये सारा एक्सेल में पड़ा है। तो हमें क्या करना है इसको, जैसे आपको बताया भाई, जो एक्सेल में किया है इसको उठाओ यहाँ से। ये क्या भाई, इसको उठाओ यहाँ से। उठाने का तरीका क्या है? सारा आंसर विद वर्किंग जो कुछ किया आप एक्सेल में, जो आप एग्जामिनर को सबमिट करना चाहते हो, यहाँ से कॉपी करोगे, कंट्रोल C और चले जाओ जनाब RTF पे। ये जो RTF खुला हुआ है इसमें रेलेवेंट डब्बे में जाओ, क्वेश्चन 1 पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। हमारा तो एक ही पार्ट है ना, तो मैं इसको से अज्यूमिंग ये पार्ट A में यहाँ पे आया और कंट्रोल B। लीजिए जी, वो मेरा सारा आंसर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। सेम एज इट इज़ एक्सेल से वर्ड में जैसे कॉपी होता है, इसकी फॉर्मेटिंग अगर आपको लगता है करने की ज़रूरत है कर दीजिए, मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है, तो मैं इसको कोई मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से सफिशेंटली ओके है। सारी वर्किंग 1 2 3 4 आ गया और अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। दिस इज हाउ यू मूव इन द एग्जाम। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपने अगले क्वेश्चन पे जाना है या अगले पार्ट पे जाना है? अगला पार्ट करना है तो एक्सेल नीचे पास है, उसी में ही निचले एरिया में अगला पार्ट हल कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आंसर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे जाना है तो भाई आगे चले जाओ, ये पिछला क्वेश्चन आंसर आपका सेव हो जाएगा, आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, बट अगेन ये तो एग्जाम की प्रैक्टिस, एग्जाम में ऐसा होगा, फिलहाल हमारी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होना। हमारे पास ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खुल गया भाई, अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और कीजिए। लेकिन फिलहाल पिछला जो क्वेश्चन किया था मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ पिछले पेज पे। तो हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो कोहार्ट का, वो इसमें सेव है, आगे जाने से वो कहीं गया नहीं, तो इंशाअल्लाह नज़र आ जाएगा भाई। आ जा, ये लीजिए, ये सवाल हमारा सेव हो गया है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल में जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ नॉट द आंसर, वो हमारी सिर्फ वर्किंग है। उसमें से हमने रेलेवेंट पोर्शन कॉपी पेस्ट करके ऊपर लेके आने हैं। जो ये मैंने RTF में फीड किया है, ये है जो एरिया मेरा मार्क होना है। एग्जामिनर ने मुझे नंबर इस एरिया पे देने हैं। यहाँ पे कोमे मुझे लगता है होने चाहिए, तो लगाओ तो भी दिल करता, तो वहाँ मैं लगाना भूल गया था, यहाँ पे लगाना चाहूँ लगा लूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है अच्छा ये नीचे आ गया, इसको मैं कट पेस्ट करके ऊपर कर दूँ तो कर दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है रोज़ ज़्यादा है तो रो डिलीट करने चाहूँ तो ये रोज़ यहाँ से डिलीट नहीं होती भाई, मुझे लगता है एक्सेल में हो जाती हैं, इसमें RTF में रोज़ डिलीट नहीं होती। एक्सेल में करना चाहते कर लेते, नहीं किया नहीं किया, कोई इशू नहीं, तो कोई वरी की बात नहीं है जनाब। तो लीजिए जी, दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट एन आंसर। आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई हुई होगी और मैं आपसे रेगुलरली इस तरह के सेशन के साथ मिलता रहूँगा। और ये सेशन हमारे पोर्टल में भी प्लग इन होते रहेंगे और इनिशियल कुछ वीडियोस में जनरल पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती रहेंगी इंशाअल्लाह, ठीक है जी। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपको जैसे मैंने गाइडलाइन दी उसके मुताबिक आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह तो यू विल डेफिनेटली गेन बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।